नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी हमारी तरह केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। इसलिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हमने इसमें पूरी अपनी अनुभव और जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप कहां से चलेंगे, कहां रुकेंगे, कहां खाना खाएंगे, क्या रेट होगा खाना पीना का, और कैसे रहना होगा और कैसे सोना होगा, हम यात्रा करेंगे, कितने दिन का होगा यह यात्रा, यह सब जानकारी आपको हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं बाबा के दरबार। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग जालंधर सिटी से ट्रेन के माध्यम से निकल पड़े हैं हरिद्वार के लिए। आप भी अपने शहर से हरिद्वार तक आइए। हरिद्वार में किसी भी ऑटो पर बैठकर बोलिए कि हमें कमरे दिखाना है किराए पे लेने के लिए, वह अलग अलग होटल, रेस्टोरेंट और धर्मशाला ले जाकर दिखाएगा। आपसे 100 रुपए लेगा, जहाँ आप अपनी बजट के हिसाब से रूम ले लीजिए। हमने भी 1500 रुपए में रूम लिया था। केशव रेस्टोरेंट था वहाँ एक, उसी में रात में हमने स्टे किया और यहीं पर काउंटर से हमने केदारनाथ जाने के लिए छोटी गाड़ी बुक की, 4 सीट वाली, जो कि मुझे 3600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लिया और सवेरे 6 बजे निकलने का टाइम दे दिया। इसलिए शाम को हमने यहाँ के बाजार घूमने का निर्णय लिया। यहाँ बाजार जब घूमने निकले तो बहुत ही सुंदर यहाँ बाजार था, रंग बिरंगे दुकानें सजी हुई थी। यहाँ हमने घूम फिर के फिर से शाम को अपने रूम पे आ गए और रात में स्टे करके सवेरे 6 बजे निकल पड़े यात्रा के लिए। दोस्तों, हर की पौड़ी को देखते हुए हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ ऋषिकेश तक मुझे बहुत बड़ी जाम नजर आई। यह जाम इतना था कि मुझे 12 बज गए ऋषिकेश से निकलते हुए। हमने एक जगह इसके बाद कुछ खाना भी खाया। यहाँ तक तो थोड़ा सा सस्ता था खाना। इससे आगे आता है 3 धारा नामक एक जगह, जहाँ पर बसें आकर रुकती है खाना खाने के लिए। दोस्तों, अगर आप बस में आना चाहते हैं तो हरिद्वार से ही सवेरे 4 बजे बस में बैठ जाइए। यह बस 7 बजे तक खुलती है हरिद्वार से और शाम को लगभग 4 बजे तक आपको सोनप्रयाग या सीतापुर पहुंचा देती है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा लिया है तो ठीक बात है, अगर नहीं करवाया है तो भी कोई बात नहीं है डरने की। आप हरिद्वार में भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या फिर सोनप्रयाग में भी ऑफलाइन आधार कार्ड देकर आप करवा सकते हैं। पंजीकरण करने का बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लें, क्योंकि कई श्रद्धालु सिर्फ रजिस्ट्रेशन के कारण ही नहीं जा पाते हैं, जबकि यह बिल्कुल आसान और मुमकिन है, जो कि सिर्फ 1 मिनट में यह आधार कार्ड दिखाकर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं देवप्रयाग संगम स्थल। यहाँ पर बद्रीनाथ की तरफ से भागीरथी आती है और केदारनाथ के तरफ से अलकनंदा आकर यह मिलती है, जो गंगा बन जाती है। अलकनंदा थोड़ी मटमैली है और भागीरथी का पानी साफ है और नीला भी है। यहाँ से एक प्रोजेक्ट भी देखिए बन रहा है। थोड़ी देर आगे जाने के बाद माता धारी देवी का मंदिर आता है। यहाँ बसें भी रुकती है, जो आती है सरकारी बसें। यह मंदिर लगभग 300 मीटर नीचे चलने पर आता है। इस रास्ते में रंग बिरंगे दुकानें भी मिल जाएगी, जहाँ प्रसाद खरीद सकते हैं आप, और यहीं पर आप जूते भी उतारकर आराम से जा सकते हैं। यह स्टॉल बना हुआ है जो कि फ्री है और इस पुल नुमा रास्ते से होकर माता तक पहुंचा जा सकता है। इसके नीचे पानी में देखेंगे तो कई श्रद्धालु स्नान भी करते हैं और बोटिंग का भी आनंद लेते हैं। यह धारी देवी माता उत्तराखंड के चारों धामों की रक्षा करती है। यहाँ दर्शन करके आगे चलेंगे तो आएगा रुद्रप्रयाग। यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल है। मंदाकिनी केदारनाथ के साइड से आती है और अलकनंदा संतो पंत ग्लेशियर से निकलकर आती है। यह सब देखते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। दोस्तों, अगर प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं आप तो सोनप्रयाग बस स्टैंड में गाड़ी लगाना पड़ेगा, और अगर आप बस से आ रहे हैं तो सीतापुर आपको छोड़ देगा। वहाँ से पैदल सोनप्रयाग पहुँचा जाता है। 1 किलोमीटर की दूरी है यह। सोनप्रयाग में बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट हैं, जो आपको 1500 से 2500 में मिल जाएगा। यहाँ खाने पीने में पराठा, चावल, दाल आदि मिल जाएगा, जो 60 रुपए के दर से होगा, और पानी का बोतल यहाँ तक 30 रुपए का ही मिलेगा आपको। रात में स्टे करके जितनी हो सके सवेरे निकल पड़िए गौरी कुंड के लिए। यही लाइन लगाकर आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा। अगर नहीं हुआ है रजिस्ट्रेशन तो 1 मिनट में आधार कार्ड दिखाकर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इसी लाइन में ही। और इसी लाइन से आप आगे जाने पर एक पुल आपको नजर आएगा, जिसके दूसरे तरफ से देखेंगे तो गौरी कुंड जाने के लिए एक शटल चलती है, जो कि 50 रुपए प्रति व्यक्ति के
दर से लेता है। यह दूरी 5 किलोमीटर का है, लेकिन रास्ता ज्यादा खतरनाक है, इस करके यहाँ से 5 किलोमीटर का 50 रुपए लेते हैं किराया। हम लोग गौरी कुंड पहुँच चुके हैं लगभग 8 बजे। यहाँ से पैदल रास्ता शुरू होता है और 100 मीटर जाने पर गौरी माता का मंदिर आता है। यह मंदिर माता पार्वती को समर्पित है। पास में ही गर्म कुंड भी है, जहाँ नहाकर श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करते हैं और अपनी यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ एक तरफ ठंडी जलधारा बहती है और दूसरी तरफ साथ में ही यह गर्म पानी का कुंड भी है। कितना आश्चर्य की बात है। इसी रास्ते होकर बाहर आइए और माता को प्रणाम करके यात्रा शुरू कीजिए। यह है प्रथम गेट केदारनाथ यात्रा का। यहाँ से लगता है कि यात्रा शुरू हो गई है। सबसे पहले यह झरना आता है। यह पहला झरना है। इसके जैसा कई और भी छोटे और बड़े झरने देखने को मिलेंगे सारे रास्ते में आपको। यहाँ लगभग 300 से 200 मीटर की दूरी पर आपको वॉशरूम मिल जाएगा, जो कि निःशुल्क होता है और बिल्कुल साफ सुथरी मिलेगी। यह उत्तराखंड सरकार का सबसे अच्छा व्यवस्था है। पानी पीने के लिए जगह जगह पर पहाड़ों से आती पानी को नल का रूप दिया गया है, जिससे पानी की कभी कमी महसूस नहीं होती है। कहीं कहीं तो वाटर ATM भी लगा हुआ है, जहां आप 1 रुपया का सिक्का डालकर 1 बोतल गर्म पानी भी ले सकते हैं। बात करें यात्रा की, तो यहाँ पालकी, घोड़ा और पिट्ठू की सवारी भी होती है, जो कि वजन और दूरी के हिसाब से अपना रेट तय करते हैं। लेकिन जो मजा पैदल जाने का है दोस्तों, वह किसी में नहीं है। रास्ते में एक ऐसा पानी का नल भी आता है, जहाँ से दूध की तरह पानी गिरती है और धीरे धीरे साफ होकर बिल्कुल स्वच्छ पीने योग्य बन जाती है। यह हमेशा पानी गिरता रहता है। यह प्राकृतिक है। रास्ते में यह फिर से एक झरना आ गया है, जो कि पहाड़ों से आ रही है। रास्ते में भोले की जयकारा लगाते हुए आप चलते रहेंगे तो आपको थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। दोस्तों, इस बात का हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपको प्यास न लगे तो भी आप घूंट घूंट भर पानी पूरे रास्ते में पीते जाइएगा, जिससे पानी की कमी आपके शरीर में नहीं होगी। रास्ते में लगभग 1 किलोमीटर पर एक मेडिकल डिस्पेंसरी ही आपको दिखेगा ही, जहां आपको फ्री में दवाई भी मिल जाएगी। और यहाँ पर पैर रखने वाला भी एक है, जिसमें पैर का मसाज होता है। इसमें अगर आप पैर डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। दोस्तों, भीमबली से लगभग थोड़ी दूर पहले ही एक रास्ता मेन रास्ते से अलग होता है, जो कि लंबा है, लेकिन रास्ता बड़ा आसान है। जो खड़ी चढ़ाई नहीं चढ़ना चाहते हैं उनके लिए यह रास्ता है। आगे जाकर फिर से यह एक हो जाती है रास्ता। अगर आप चढ़ाई करने के लिए सक्षम है तो सीधा रामवाड़ा के पुल के पास से होकर निकलिए। हम लोगों ने भी मेन रास्ते से होकर ही पुल पार किए और चढ़ाई पूरी की। इस पुल से यहाँ की खूबसूरती का नजारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों, ये जो देख रहे हैं ये है पुराना रास्ता, जो कि 16 किलोमीटर का था, जो 2013 में आए आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण इसे बंद करना पड़ा। लेकिन फिर से इसकी मरम्मत की जा रही है, जो कि फिर से चालू हो सकती है। वर्तमान रास्ता जो अभी चल रही है यह 22 किलोमीटर का है। रास्ते में खाने में पराठा आपको 80 रुपए का मिलेगा, चावल दाल 150 रुपए के दर से मिलेगा और नींबू पानी अगर पियेंगे तो 50 रुपए के गिलास के दर से मिलेगा। और फल की कटोरी अगर आप लेंगे छोटा सा डोंगा तो 50 रुपए का मिलेगा। अगर पानी की बोतलें लेंगे तो 100 रुपए की मिलेगी। यह महंगाई इसलिए भी है क्योंकि यहाँ आने का कीमत भी तो लगता है, घोड़ों को किराया भी तो देना पड़ता है। अगर आप नेचुरल पानी पीना चाहते हैं तो वह हर जगह आपको मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ठंडा रहता है। रास्ते में चलते चलते सामने एक पहाड़ दिखेगा, बिल्कुल सफेद चादर ओढ़े हुए और काफी विशाल। इसी बर्फ के ढके हुए पहाड़ के नीचे मंदिर है महादेव का, श्री केदारनाथ मंदिर। अब हम लोग पहुंच चुके हैं 2 पहाड़ों के बीच के नाला में। यहाँ बर्फ जमा हुआ है। अभी के मौसम में यहाँ बर्फ नहीं गिर रहा है, सिर्फ इसी नाले में देखने को मिला है यह बर्फ, जहाँ से कि लोग खूब मजे कर रहे हैं। कोई बर्फ से खेल रहा है तो कोई फिसल रहा है। दोस्तों, असली चढ़ाई तो रामबाड़ा के बाद ही शुरू होती है, क्योंकि पहले तो थोड़ी चढ़ाई थी, लेकिन रामबाड़ा से जो चढ़ाई शुरू होती है बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। लेकिन डरना नहीं है, भोले का जयकारा लगा के आपको ऊपर चलते रहना है धीरे धीरे, और घोड़ों से थोड़ा बचना है। यह सब देखकर हम पहुंच चुके हैं रुद्र पॉइंट, जहां से घोड़ा चलना बंद हो जाता है। यहाँ हमें रात भी हो गई थी। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर अभी और बाकी था। यहाँ से केदारनाथ का रास्ता देखिए कितना सुंदर लग रहा है। रास्ते में एक भक्त मुझे ऐसे भी मिले, जो कंधे पर एक बांस के कांवड़ बनाकर दोनों साइड जल भरकर जा रहा था। दोस्तों, इस पहाड़ को देखिए, यह पहाड़ आपको दूर से ही दिखेगा। जब नजदीक आकर देखेंगे तो बिल्कुल कैलाश पर्वत के जैसा
जैसा दिखेगा, गोल और बिल्कुल खड़ा, जिस पर ना कोई हरियाली थी और ना कोई पेड़ पौधे, सिर्फ कमी थी तो सिर्फ बर्फ की, नहीं तो ये बिल्कुल कैलाश की तरह ही दिखता। इससे आगे चले तो ये है GMBN का टेंट हाउस। यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाने पर हम लोगों का शरीर जवाब दे गया, इसलिए हमने यहीं पर टेंट ले लिया रात में विश्राम करने के लिए। यहाँ टेंट भी कई प्रकार के मिल जाते हैं और होटलें भी कई तरह की मिल जाती है। आप अपनी बजट के हिसाब से आप अपना स्टे तैयार कर सकते हैं। हमने 1200 रुपए में टेंट लिया। ये हमारे जूता का कवर है जिससे पानी से बचाव होता है। इस टेंट में स्लीपिंग बैग भी उपलब्ध है, बल्ब भी लगा हुआ है, मोबाइल चार्जर भी है, रजाई है, नीचे गद्दा है। देख सकते हैं आप, यहाँ ठंड लगने का कोई गुंजाइश नहीं है, जिससे यहाँ ठंड नहीं लगती है। पास में ही वॉशरूम भी होता है जहाँ पर कि 100 रुपए का आपको गर्म पानी का बाल्टी भी मिल जाता है नहाने के लिए। हम लोग भी नहा धोकर लाइन में लगने के लिए चल पड़े। यही हमारे पास में ही हेलीपैड भी है जहाँ रंग बिरंगी हेलीकॉप्टरें यात्रियों को लेकर आती है अलग अलग जगहों से और तुरंत यात्रियों को लेकर वापस भी जाती है अलग अलग जगहों पर, जिसका किराया आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग ही करवानी पड़ती है और जो दोस्तों ऑनलाइन बुक करवा के हेलीकॉप्टर से आते हैं उनके लिए सुविधा भी होती है VIP दर्शन की, जिसके लिए कि 1500 रुपए का एक टोकन कटवाना पड़ता है और वो VIP दर्शन लगभग 12 बजे से 3 बजे तक के बीच में होता है। दोस्तों लाइन में लगने के लिए जब हम चले तो हमने सबसे पहले अपना आधार कार्ड दिखाकर वहाँ पे एक साइड में एक टोकन मिल रहा था पर्ची के तरह, हमने 4 टोकन ले लिए हैं 4 आधार कार्ड दिखाकर और फिर उसी लाइन से होते हुए हम लोग आगे निकल पड़े। यह लाइन एक लकड़ी के शेड से होकर गुजरती है जो कि यह शेड काफी लंबी है। इसमें हमें 7 बजे सुबह से लेकर 4 बजे तक खड़ा होना पड़ा दर्शन के लिए। यहाँ लाइन के पास में ही शेड में 100 रुपए का पराठा मिल जाता है और 50 रुपए का समोसा मिलता है। आप चाहे तो अपने हिसाब से यहाँ खाना भी खा सकते हैं क्योंकि लाइन काफी लंबी है और लगभग 4 बजे तक आपको यूं ही रहना पड़ेगा। कई श्रद्धालु यहाँ पे खाते हैं खाना। अभी मौसम यहाँ पे बिल्कुल साफ था। अभी देखिए तुरंत में ये बादल कहाँ से घिर गया है, देखिए कितना तेजी से ये बढ़ रहा है और ये बहुत ही सुहावना मौसम हो गया है। ठंड तो बहुत ज्यादा पड़ रही है और ये बादल का अनुभव देखिए आपको कैसा लगेगा। लग रहा है कि जैसे बादल चल रही है, पता नहीं ये कुहासा है, लेकिन तो 2 मिनट के अंदर ही यहाँ पे पूरा अंधेरा जैसा लगने लगा। जितने भी पहाड़े थी सारी ढक गई हैं, देख सकते हैं आप। और इस लाइन से होते हुए देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं लगभग 4 बजे मंदिर के अंदर में और मंदिर के अंदर में यहाँ फोटो खींचना सख्त मना है। और जब मंदिर के बाहर हम लोग निकले तो देखिए ये जो लाइन है इसी लाइन से होकर हम लोग आगे गए थे दर्शन के लिए और ये है बाबा का मंदिर, देख सकते हैं आप। हमने दर्शन किया, ये हमारी बरसों की मनोकामना थी जो कि आज पूरी हो चुकी है हमारी। हम यहाँ बहुत प्रसन्न हैं और हमने यहाँ पे काफी सारी अपनी फोटो भी खिंचवाई है। हमारा परिवार हमारे साथ है, देख सकते हैं। मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसका जो परिसर है मंदिर का वो बहुत ही बड़ा है, आप देख सकते हैं। इस परिसर में बहुत सारी दुकानें भी हैं। ये है सामने कई सारे होटलें, लेकिन इसका किराया है जो कि 8000 से ऊपर ही है और यहाँ पे पहले बुक करना पड़ता है होटल के लिए, क्योंकि अक्सर ये हमेशा बुक ही रहती है, ऑनलाइन बुक होती है इसका, क्योंकि ये मंदिर के सामने है इसलिए। ये है बाबा भैरवनाथ का मंदिर, हम लोग यहाँ भी जाएंगे। यहाँ दर्शन करने के बाद जब हम लोग पीछे निकले मंदिर के तो रास्ते से जा रहे थे तो सामने देखे कि एक बहुत ही अच्छा सा एक यज्ञ के जैसा बना हुआ था मंडप, शायद कोई यहाँ यज्ञ होने वाला था कल, जिसके लिए कि ये देखिए फूल मालाएं सजी हुई है। और यह सब देखते हुए जब आगे निकले तो 2 कदम आगे देखेंगे तो एक गौमुखी बना हुआ है जो 5 गौ की मुख के आकार बना हुआ है और इससे जल निकल रहा है और यहाँ आप जल लेके आचमन करिए और अपने सिर पे छिटक लीजिए। माना जाता है कि इसका जो जल आता है वो सीधा हिमालय से आता है और ये बिल्कुल शुद्ध है। और यहाँ से आगे देखेंगे तो ये सामने मंदिर है ईशामेश्वर जी का, यह मंदिर भी आप दर्शन कर सकते हैं आराम से और यहाँ हमने भी दर्शन किया। और इसके सामने देखिए ये है नंदी महाराज, यहाँ दर्शन करके जब आगे निकलेंगे आप तो बहुत बड़ा त्रिशूल है बाबा भोले का, जिसका दर्शन करके आप निकल पड़िए आगे। और मंदिर के पीछे जब जाएंगे बिल्कुल तो देखेंगे कि यहाँ पे काफी भीड़ लगी हुई है। यह भीड़ है अमर कुंड का जल लेने के लिए। यहाँ एक बाबा बैठे हुए हैं नीचे और वो 10 रुपए लेके
आपको एक छोटी सी डब्बी में जल भर देंगे। हमने भी 10 रुपए देकर यहाँ जल भरवा लिया है। मंदिर के दाएं तरफ से यह लाइन जो लगी हुई आप देख सकते हैं, यह स्पेशल दर्शन की लाइन है जिसका टोकन यहाँ मिलता है 1500 रुपए का प्रति व्यक्ति के हिसाब से। और दर्शन होता है इस बाहर निकलने वाले रास्ते से, जो कि 12 बजे से 3 बजे तक होता है दर्शन। मंदिर परिसर में एक महात्मा जी मुझे ऐसे भी मिले जो एक हाथ ऊपर करके बैठे हुए थे, शायद कोई संकल्प लिया होगा इन्होंने। पास में ही देखेंगे तो आप भीमशिला भी है, जहाँ आसपास में बहुत सारे साधु संत अपनी कुटिया बनाकर धुनी रमाए हुए हैं, जो कि आपको देख सकते हैं, जिसमें कि कुछ नागा साधु भी हैं। यह सब देखते हुए पहुँचे हम लोग भीमशिला के पास। यह भीमशिला साधारण पत्थर नहीं है, यह कुदरत का भेजा हुआ एक अलौकिक और विशाल पत्थर है, जिसने इस केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी। 13 जून को आई आपदा में सारी घाटी बह गई, लेकिन यह मंदिर इसी दैवीय पत्थर के कारण बच गई थी। यहाँ भी लोग पूजा करते हैं और दीप जलाते हैं इस पत्थर के पास। इसके ठीक पीछे में है आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल। नीचे जाते समय दीवारों पर यह सुंदर श्लोकें लिखी हुई है और नीचे एक विशाल शंकराचार्य जी की प्रतिमा है, जहाँ लोग अपनी फोटो भी खिंचवा सकते हैं और पूजा अर्चना भी यहाँ कई श्रद्धालु करवाते हैं। हमने भी यहाँ पे अपनी फोटो खिंचवाई है, देख सकते हैं आप। जिस रास्ते से मंदिर आते हैं मुख्य मंदिर, उसी रास्ते में पुल से थोड़ा सा पीछे ही एक और मंदिर है जिसे रेतस कुंड मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर के अंदर सिर्फ जल है। अगर आप यहाँ सच्चे मन से ओम नमः शिवाय कहेंगे तो नीचे से बुलबुला निकलता है। हमने भी यहाँ पे आवाज लगाई ओम नमः शिवाय। महात्मा जी रहते हैं, उन्हें कुछ दक्षिणा देकर हम बाहर आ गए। अब चलते हैं भैरवनाथ मंदिर, जहां जाने के लिए मुख्य मंदिर परिसर से एक रास्ता जाता है जो पुल होकर जाता है। इस पुल को पार करके सीधा चढ़ाई है ऊपर भैरवनाथ जाने के लिए। रास्ते में कई सारे साधु संत आपको मिल जाएंगे। रास्ते में जाते समय हमें थोड़ी थोड़ी बारिश भी मिल गई थी और बारिश होती, लेकिन फिर भी हम चलते रहे और शाम के 6 बजे लगभग हम ऊपर पहुंच चुके हैं भैरवनाथ मंदिर के लिए। और भैरवनाथ जी के दर्शन किए हमने। ये भैरवनाथ महाराज का मंदिर इस घाटी की सबसे ऊंची मंदिर है। शायद आज कोई विशेष दिन होगा जिसके कारण आज भैरवनाथ जी महाराज को काफी सजाया गया है। माना जाता है कि यहाँ भैरवनाथ जी महाराज इस पूरी घाटी की सुरक्षा ऊपर बैठकर करते रहते हैं। यहाँ दर्शन करके हम लोग शाम की आरती देखने आ गए हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। यहाँ की आरती काफी मनमोहक थी और काफी श्रद्धालु यहाँ इकट्ठा भी हो रखे थे। बारिश होने के बावजूद भी यहाँ भक्तों की भीड़ कम नहीं हुई। हम लोग भी रेनकोट पहनकर आरती का आनंद लिया। मंदिर के बगल में आप दोस्तों देखेंगे तो ये बाबा बैठे हुए, देखिए कितने सज के बैठे हुए, और ये लगातार डमरू बजा रहे हैं जब तक ये आरती चलती रहती है। यह बहुत ही सुंदर दृश्य लगा। और हम लोग यहाँ पे फोटो खिंचवा के अब हम लोग निकल चले हैं खाना खाने के लिए। यहाँ पास में ही एक रेस्टोरेंट था जहाँ हमने 100 रुपए पराठा के दर से हम 4 लोग थे और हमने यहाँ पे खाना खाया और फिर हम लोग निकल पड़े अपने टेंट में रुकने के लिए। रात में हमने आज यहीं फिर से रहना है। सवेरे निकलेंगे हम लोग सोनप्रयाग के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं कितने दिन का यह सफर होगा। तो दोस्तों हरिद्वार से हम गिनती करते हैं, आप अपने शहर से हरिद्वार तक आ जाइए। हरिद्वार से अगर आप बस या टैक्सी से सोनप्रयाग आएंगे तो एक दिन पूरा लग जाएगा। दूसरे दिन सोनप्रयाग से बाबा केदारनाथ धाम तक पैदल चढ़ाई। तीसरे दिन बाबा का दर्शन, भैरवनाथ दर्शन और शाम की आरती देखेंगे। चौथा दिन वापस सोनप्रयाग आएंगे। 5वें दिन सोनप्रयाग से हरिद्वार तक आना होगा, यानी हरिद्वार से हरिद्वार तक का समय 5 दिन का लगेगा। आप अपने शहर से आना और जाना खुद अलग से जोड़ लें। अब बात करते हैं खर्चा की। तो दोस्तों हरिद्वार से सोनप्रयाग होते हुए वापस हम लोग फिर हरिद्वार तक का हमने ये पूरा लिस्ट बना रखा है। आप देख सकते हैं ये लिस्ट हमारा स्क्रीन पे। ये हमने दोनों साइड का खर्चा जितना होता है वो तैयार करके ये लिस्ट बनाया है। दोनों साइड का ये खर्च है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये हमारे 4 आदमी का लिस्ट है, क्योंकि हम लोग 4 आदमी गए थे घूमने के लिए वहाँ केदारनाथ दर्शन के लिए। तो आप इस ढंग से, अगर आप ज्यादा आदमी है या इससे कम आदमी है, तो आप इस ढंग से बजट आप तैयार कर सकते हैं कि कितना हमें खर्च लगेगा। दोस्तों अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जाते हैं या टैक्सी से जाते हैं किराया करके मेरी तरह, तो आपको ज्यादा खर्च लगेगा, क्योंकि एक साइड का आपको जाने का कम से कम 6000 लग जाएगा और 6000 उधर से वापस आने का। इस तरह से 12000 रुपए किराया लग सकता है। अगर आप बस से जाएंगे तो आपको 4800 रुपए लगभग लगेगा। अब बात करें यहाँ आने का सबसे अच्छा महीना कौन सा रहेगा, तो दोस्तों अप्रैल, मई और आधा जून तक काफी भीड़ होती है, क्योंकि यह पीक सीजन होता है और हर चीज यहाँ महंगी मिलती है। आधा जून से आधा जुलाई तक का महीना अच्छा है और सितंबर से
से अक्टूबर तक का महीना भी बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे हर चीज यहाँ सस्ती मिलेगी और बर्फबारी भी देखने को मिलेगा, लेकिन इस समय ठंड थोड़ी ज्यादा होती है। जुलाई अगस्त बारिश का मौसम होता है, इसलिए इस महीने में आप रिस्क ना लें। अगर दर्शन के टाइम की बात करें तो अगर आप सवेरे 3 से 4 बजे तक सवेरे लाइन में लग जाते हैं तो आपको अच्छे से दर्शन भी होंगे और 11 से 12 बजे दोपहर तक दर्शन हो जाएगा। अगर लेट करेंगे तो शाम के 5 बजे ही दर्शन होगा, क्योंकि 12 बजे से 2 बजे तक मंदिर बंद रहती है। अगर आप मेरी तरह लेट करेंगे तो आप लाइन में फंस जाएंगे। मैं सवेरे 7 बजे लाइन में लगा था और शाम के दर्शन हुए थे 5 बजे। इसलिए अगर आप लेट हो जाएं तो पहले भैरवनाथ, भीमशिला, रेतकुंड, शंकराचार्य जी का मंदिर आदि का दर्शन कर लें और 2 बजे के बाद ही दोपहर में लाइन लगे तो आपको 5 बजे तक दर्शन हो जाएगा। ज्यादा खड़ा रहने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी तरह आपको पूरी दिन ही खड़ा रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो और ये हमारी जानकारी? अगर अच्छा लगा होगा तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।